ये हमने सवाल देखा है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। आज एक तो पहले इसको इस डाउट को सॉल्व करेंगे, और दूसरा साथ ही साथ फ्लैग से रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो ध्वजारोहण दोस्तों, या जिसे फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है, और ध्वज फहराना जिसे फ्लैग अनफ्लर्ड या फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लैग होइस्टिंग कब होता है, किसके द्वारा होता है, और क्या प्रोसेस है। तो देखिए, ध्वजारोहण का प्रोसेस जो है दोस्तों, ध्वज को यहाँ पर नीचे से रस्सी के माध्यम से बांधकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर ध्वजारोहण होता है, ठीक है। ये ध्वजारोहण का प्रोसेस हो गया। और जो ध्वज फहराने की प्रोसेस है, इसमें ध्वज ऑलरेडी ऊपर बंधा होता है, साथ में कुछ फूल वगैरह बंधे होते हैं उसके साथ, ध्वज के साथ। और यहाँ पर नीचे एक रस्सी होती है, इस रस्सी को खींचा जाता है और पुष्प की वर्षा होती है, और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराने लगता है। तो ये तो प्रोसेस कैसे किया जाता है इस पे हमने बताया। थोड़ा सा समझते हैं कि पहली बार जब हमारा ध्वजारोहण हुआ, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स का फ्लैग लगा लगा होता था लाल किले में, ठीक है। तो इस ध्वज को पहले तो नीचे लाया गया, ठीक है, पहले इसको नीचे लाया गया, और हमारे भारतीय ध्वज को रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ाया गया, और फिर ध्वजारोहण हुआ। मतलब ये क्या था, आजादी का प्रतीक, कि अब हमारा सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सबसे ऊंचा हमारा ही झंडा रहेगा, और ब्रिटिशर्स के झंडे को नीचे लाया गया। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हालांकि अब जो ध्वजारोहण होता है दोस्तों, अभी कहाँ होता है, लाल किले में। पहला जो ध्वजारोहण है, ये हुआ था प्रिंसेस पार्क में। कहां पर, प्रिंसेस पार्क में, वहीं पर है पास में। तो प्रिंसेस पार्क में, ठीक है, प्रिंसेस पार्क में पहला जो ध्वजारोहण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये कहाँ हुआ था, प्रिंसेस पार्क में। और ये जो ध्वजारोहण था, ये माउंट बैटन के द्वारा किया जाना था, ठीक है। माउंट बैटन को आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे लास्ट, अंतिम, ठीक है, उनके द्वारा ये किया जाना था। और आसपास ये उम्मीद थी कि कुछ 30 से 40 हजार लोग आएंगे ध्वजारोहण में। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इतनी भीड़ आ गई, 3 से 4 लाख लोग वहां पर आ गए। और जो इनकी माउंट बैटन की बग्घी थी, वो उनका रास्ता रोक दिए सबने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने कंधे पे बैठा के जहां ध्वजारोहण होना था वहां पर पहुंचा दिया। और फाइनली ध्वजारोहण, यानी पहला जो ध्वजारोहण हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जो कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, तो ये किसके, तब से जो ध्वजारोहण होता है किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कहां पर, तो ये किया जाता है लाल किला में। लेकिन याद रखना है, पहला जो ध्वजारोहण हुआ था वो कहाँ हुआ था, प्रिंसेस पार्क में हुआ था। लाल किला में किया जाता है अभी तो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं ध्वज फहराना। तो ध्वज फहराने की प्रक्रिया तो मैंने आपको समझा दी। और ध्वज फहराया कब जाता है, तो ये 26 जनवरी, यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस पे, 26 जनवरी को, 26 जनवरी, 26 जनवरी हर एक गणतंत्र दिवस को ध्वज फहराया जाता है। कहां पर फहराया जाता है और किसके द्वारा फहराया जाता है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति, उनके द्वारा ध्वज फहराया जाता है। और ये कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है दोस्तों। कर्तव्य पथ या कर्तव्य मार्ग कह सकते हैं। कर्तव्य पथ का भी अपना इतिहास है, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। कर्तव्य पथ का जो पहले नाम हुआ करता था दोस्तों, ये हुआ करता था किंग्स वे। क्या हुआ था, किंग्स वे, ठीक है। बाद में इसका नाम हुआ राजपथ, राजपथ, ठीक है। बाद में नाम हो गया राजपथ। किंग्स वे कब हुआ, 1911, 1911, 1911 को इसका नाम क्या कर दिया गया, किंग्स वे, ठीक है। और राजपथ कब नाम हुआ, ये हुआ 1955 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1911 में इसका किंग्स वे नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी इतिहास है, इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। 1911 में पहले हमारी जो राजधानी हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पे, वो कोलकाता थी। बाद में राजधानी दिल्ली लाई गई।
और दिल्ली में इसी किंग्स बे मार्ग पे जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे वो भारत आए थे, ठीक है, 1911 में। तो उनके आने पे इस एरिया का नाम हो गया क्या, किंग्स बे, ठीक है, क्योंकि वहां से वो गए थे, ठीक है। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम हो गया राजपथ, 1955 से रहा 2022 तक। भारत जब ये बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने 2022 में नाम कर दिया कर्तव्य पथ। दोस्तों पूछ सकता है कि कर्तव्य पथ, राजपथ से कर्तव्य पथ कौन से साल में नाम बदला गया, तो 2022 में बदला गया, ठीक है। राजपथ कब नाम पड़ा, 1955 में पड़ा, ठीक है। तो ये तो इसके पीछे का इतिहास है। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो हमारा भारतीय झंडा है, ये भारतीय झंडा हमारा कब बना, यानी कब हमने हमारे संविधान में इसको अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इस फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और इस फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पिंगली पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। आपको आज हम ध्वज के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं सारी चीज बहुत इत्मीनान से डिटेल में देंगे, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि ये हमारा राष्ट्रीय फ्लैग होगा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये कहाँ के थे, ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। बात समझ आई। तो ये इतनी जानकारी हो गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा कि 2002 तक दोस्तों, आज तो आप सभी लोग आप देखते होंगे कि लोग झंडा लेके रास्ते में भी चलते हैं, अपने साइकिल में, रिक्शा में, गाड़ियों में, घरों में, ऑफिसेस में भी लगा लेते हैं, फहराते हैं। लेकिन ये पहले से अधिकार ये नहीं था। 2002 से पहले आपको या किसी भी आम आदमी को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। ये केवल सरकारी दफ्तरों में ही फहराया जाता था और विशिष्ट विशेष लोगों के द्वारा ही फहराया जाता था। तो एक व्यक्ति थे नवीन जिंदल जी, नाम याद रहना चाहिए, नवीन जिंदल जी, ठीक है, नवीन जिंदल। ये आपने जिंदल इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, इसके चेयरमैन हुआ करते थे। और ये अमेरिका से पढ़ के आए। अमेरिका में इन्होंने देखा कि हर व्यक्ति वहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है सब लोग यूज करते हैं, सभी गाड़ियों में, घरों में फहराते हैं, घरों में लगाते हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो ये आए तो इनकी एक फैक्ट्री थी रायपुर, जो छत्तीसगढ़ है। पहले छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था। तो पहले आपको पता है कि 1 नवंबर, वो 1 नवंबर 2000 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ का जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो नवीन जिंदल साहब ने, इन्होंने अपने फैक्ट्री में क्या किया, ध्वज फहरा दिया। जब वहां ध्वज फहराया इन्होंने, तो अधिकारी आए और बोले कि ये राष्ट्रीय ध्वज का जो संहिता बनी है, एक फ्लैग कोड बना था, क्या बना था, फ्लैग कोड, जिसे अ, ध्वज संहिता, ध्वज संहिता भी बोला गया है, संहिता बोला गया है, ध्वज संहिता। इसमें दिए गए थे नियम कानून कि कैसे ध्वज फहराना है, किसके द्वारा फहराना है, कहाँ फहराया जा सकता है, कहाँ नहीं फहराया जा सकता। तो नवीन जिंदल जी को इन्होंने मना कर दिया कि आप फहरा नहीं सकते ध्वज अपने फैक्ट्री में। तो ये चले गए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट चले गए ये। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर किया कि ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और दोस्तों आपको पता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार, आपके क्या अधिकार हैं, ये दिया गया है यहां पर, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में गए और बोले कि हमारे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद, आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है। 19(1) का में क्या कहा गया है
कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, इन्होंने बोला ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साथ ही जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो इन्होंने बोला कि समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि अगर ये ध्वज कुछ विशिष्ट जगहों पे ही फहराया जा सकता है, विशेष लोगों के द्वारा ही फहराया जा सकता है, आम लोग, आम लोगों को भी हक है कि जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान की चीजें हैं उसको फहराएं, हम भी उसको सेलिब्रेट करें। तो ये इन्होंने पिटीशन डाला, डाला कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो नवीन जिंदल वर्सेस भारत सरकार, ये केस चला, एक लंबी लड़ाई चली, और लंबी लड़ाई के बाद, लंबी इन्होंने केस कब डाला, तो इन्होंने केस डाला था 1995 में, याद रखिएगा, 1995 में। एक लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2002 में अपना फैसला सुनाया, और ये फैसला नवीन जिंदल के पक्ष में आया, और बोला गया कि कोई भी नागरिक झंडा फहरा सकता है, कहीं पर भी फहरा सकता है। इसमें इन्होंने बोला कि ये ध्वज संहिता का कोई, ध्वज संहिता कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है भारतीय संविधान में, ये केवल एक नियम है जो कि भारत सरकार के द्वारा ध्वज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये नियम मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो भारत सरकार को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो भारत सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी 2004 में फैसला आया, और 2004 में भी ये फैसला नवीन जिंदल के पक्ष में ही आया कि नहीं, ये जो भारतीय ध्वज है ये किसी के द्वारा भी, भारतीय के द्वारा फहराया जा सकता है, और कहीं पर भी फहराया जा सकता है। तब से यह अधिकार हर भारतीय को मिल गया दोस्तों, हर भारतीय को ये अधिकार मिल गया। और अब हम सब देखते हैं कि हम सब, हर हर घर में झंडा है ना, हर घर तिरंगा का नारा भी चला है, सरकार ने चलाया है। तो जनरली कई बार हर घर में तिरंगा लगाते हैं, हर घरों में, दफ्तरों में, गाड़ियों में, साइकिल में, रिक्शा में, हर जगह झंडा लगाया जाता है। ये और अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ध्वज तो लगाते हैं, लेकिन अगले दिन वही ध्वज रास्ते में गिरा होता है, उसका अपमान होता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा एक ध्वज के बारे में इतिहास पढ़ लेते हैं कि ये बदलता हुआ ध्वज का, तिरंगा जो आज हमारा वर्तमान स्वरूप जो हमारे राष्ट्रीय झंडे का है, ये पहले नहीं था। पहली बार 1906 में, 1906 में ये झंडा बना, ठीक है। और 1906 में ये झंडा कोलकाता में फहराया गया, कहां पर, कलकत्ता में। और किसके द्वारा, भगिनी निवेदिता, भगिनी, भगिनी निवेदिता के द्वारा, निवेदिता के द्वारा। भगिनी निवेदिता कौन थी, तो ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। तो इन्होंने, भगिनी निवेदिता ने 1906 में ध्वज फहराया था, कहां, कोलकाता में। दूसरी बार ध्वज फहराया गया 1907 में, मैडम, मैडम, क्या नाम था इनका, मैडम भीका जी के द्वारा। दिल्ली में इनके नाम पे एक जगह भी है, मैडम भीका जी कामा प्लेस, आपने नाम सुना होगा। भगिनी निवेदिता के नाम पे कई संस्थान हैं, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज भी है, भगिनी निवेदिता कॉलेज। मैडम भीका जी ने ये 1907 में कहाँ फहराया था, पेरिस में, पेरिस में, ठीक है। और इस तरह से ये झंडे का बदलता हुआ स्वरूप फिर 1917 में इस तरह का आ गया, 1921 में, और फिर पांचवा, पांचवा राष्ट्रीय ध्वज आया 1931 में, और फाइनल 1947 का ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जो 1931 का है और 1947 का आप देखेंगे बहुत मिलता जुलता है। ये इसका, इस ध्वज का जो निर्माण किया था, मैंने बताया था किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है, नाम याद रखना है। और इस ध्वज का जो रेशियो है दोस्तों, 2:3, या आप कह सकते हो लंबाई और चौड़ाई में देखोगे तो ये तीन, लंबाई कितनी है, 3, तो क्या बोलोगे, 3:2 का है। और अगर चौड़ाई लंबाई देखोगे 2:3 का है, ठीक है। तीन कलर जैसे कि आप जानते हैं, केसरिया, केसरिया साहस, साहस और वीरता का प्रतीक है, साहस और बलिदान, या वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। सफेद शांति का प्रतीक है, ठीक है, शांति का प्रतीक है। जबकि हरा उर्वरकता और
प्रगति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। और दोस्तों इसमें जो ये चक्र है, धर्म चक्र, ये सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ बेसिकली निर्माण हुआ था 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा, जो मौर्य डायनेस्टी के एक बड़े राजा थे, सम्राट अशोक, सभी नाम जानते होंगे। सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। इसमें ये ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर। कैसा है? नेवी ब्लू कलर। और इसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां 24 घंटे को, अर्थात निरंतरता को दर्शाती हैं कि जीवन निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये प्रगति निरंतरता को दर्शाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे ध्वज के बारे में ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां थी, जो किसी भी एग्जाम इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी।